बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आप लोगों को भैया, सारे बच्चे लोग जो हैं, ठीक है ना। तो आज हम क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी का, इसका नाम ह्यूमन ज्योग्राफी का, इसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। मतलब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन कि दुनिया में जो पॉपुलेशन है वो किस तरह बटी हुई है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रीजन में कौन कौन से देश में कितनी आबादी है और वो पॉपुलेशन कितनी लिटरेट है, उसमें कितने मेल कितने फीमेल, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में ओवरऑल कवर की जाएगी। बट उससे पहले एक चीज़ जो हमें यहाँ पे क्लियर है कि किसी भी कंट्री के लिए बेटा जो लोग होते हैं, वहाँ के पीपल जो सिटीज़न होते हैं वो कंट्री की रियल वेल्थ माने जाते हैं। रियल वेल्थ मतलब कि पूंजी, असली पूंजी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग ही होते हैं जो अपने काम से, अपने किसी भी एक्शन से कंट्री का डेवलपमेंट या फिर कंट्री को गिरा भी सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी हम कह सकते हैं। मेनली एक चीज़ कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि पीपल जो हैं वो क्या होते हैं, देश के लिए असली वेल्थ होते हैं। तो अगर हम पीपल के बारे में जानते हैं तो हमें ओवरऑल पॉपुलेशन के बारे में भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कहाँ कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और क्यों है ज़्यादा, इस चीज़ को पढ़ेंगे। और दूसरी बात डेंसिटी एंड ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ेंगे कि मतलब जनसंख्या भार होता क्या है, कि किसी जगह पे कितनी ज़्यादा आबादी क्यों है, ठीक है। और ग्रोथ की मतलब पिछले कुछ 10-20 सालों में अगर हम नोटिस करें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ आई है और इसके रेस्पेक्ट में इंडिया की पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ हुई है, ये सब देखेंगे। देखो, द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ, पीपल मेक यूज़ ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। लोग जो होते हैं बेटा वो कंट्री के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। कंट्री इज़ नोन बाय इट्स पीपल, कोई भी देश जो है वो अपने लोगों से जाना जाता है। देश में और कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जिसकी वजह से कंट्री फेमस होती है। मेनली जो वहाँ के लोग होते हैं वो उसे ज़्यादा पॉपुलर करते हैं। द वर्ल्ड एट द बिगनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, जब 21वीं सदी की शुरुआत हुई, 21st सेंचुरी मतलब कि कितना, अप्रॉक्स 2000। जब 2000 से ईयर्स आगे बढ़ने लगे तब हमने देखा कि दुनिया की जो पॉपुलेशन थी वो तकरीबन 6 बिलियन के तकरीबन थी और अब ये आबादी और तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इस चीज़ को हमें पढ़ना है कि इसके पीछे के रीज़न, कॉजेज़ वगैरह, ठीक है। एक बहुत बढ़िया फिलोसोफर थे जॉर्ज बी क्रेसी, इन्होंने एक बात कही है कि एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू। मतलब एशिया में काफ़ी सारी जगह ऐसी है जहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसमें आप एग्जांपल लो, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे लोग कम रहते हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे एग्जांपल आपके पास आ जाएगा कोई डेजर्ट एरिया। एशिया के अंदर बहुत सारे डेजर्ट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन कुछ प्लेन एरिया भी ऐसा है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये एक स्टेटमेंट थी पॉपुलेशन को लेके जो इस ज्योग्राफर ने उस समय दी थी, ठीक है। इस चीज़ को नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया में किस तरह पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट है। बट उससे पहले एक चीज़ समझें कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है बेटा, अगर हम इसको स्टडी कर लेते हैं तो बहुत सारे डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एरिया के हमें क्लियर हो जाते हैं। मतलब डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैसे, किसी भी एरिया पे बर्थ रेट कितनी है, माइग्रेशन रेट कितनी है, डेथ रेट कितनी है, वहाँ का सेक्स रेशो कितना है, लिटरेसी रेट कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है किसी भी रीजन की अगर आपको क्लियर करनी है तो आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को पहले समझना ज़रूरी है, ठीक है। अगर बात करें इसमें तो अर्थ पे 10% लैंड एरिया जो है, पूरे अर्थ पे 10% लैंड एरिया पे टोटल 90% पॉपुलेशन जो है वो रहती है, ठीक है, 10% लैंड एरिया पे। और हम इसमें बात करें तो टॉप 10 कंट्रीज़ ऐसी है जिनमें ओवरऑल 60% पॉपुलेशन जो है पूरी दुनिया की, 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ हम मान सकते हैं जिनमें दुनिया की 60% आबादी जो है वो बसती है। और उन 10 देशों के नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो 10 कंट्रीज़ के नाम लिख लेते हैं। और बड़ी बात यह है कि उन 10 देशों में से 6 देश तो ऐसे हैं जो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही आते हैं, ठीक है। 10 के 10 के नाम लिख लेते हैं।
कौन कौन से? सबसे पहला है मैक्सिको, दूसरा है रशिया, थर्ड यूएसए, फोर्थ इंडोनेशिया, फिफ्थ ब्राज़ील, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, और कौन सा रह गया इसमें? पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ एक और रह गया, कौन सा? नाइजीरिया। पाकिस्तान और एक और है कौन सा? नाइजीरिया। ये बेटा ये 10 देश ऐसे हैं दुनिया में जहाँ पे टोटल वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन रहती है पूरी दुनिया की, ठीक है। और इसमें से भी अगर बात करूँ तो 6 या 7 कंट्रीज़ कुछ ऐसी हैं जो कहाँ पे हैं? एशिया के अंदर मिलेंगी आपको। टोटल 6 कंट्रीज़ देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। देखो, एक तो इंडोनेशिया है ना, इंडिया है, बांग्लादेश हो गए, 3 हो गया, 4, 5 और एक और है बेटा, नाइजीरिया। रशिया आ सकता है लेकिन ये एशिया का पार्ट नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो आपके किस में, 5 या 6 कंट्रीज समथिंग कुछ ऐसी हैं जो किस में है? एशिया के अंदर आती हैं, ठीक है। इन सारे टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो 60% आबादी जो है दुनिया की वो रहती है केवल इन 10 देशों में। बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें रिमेनिंग 40% पॉपुलेशन तो बाकी की कंट्रीज़ में रहती है, ठीक है। इस डेटा को याद करना ज़रूरी है, तो नोट कर लो फटाफट जल्दी से सारे नाम जो भी है। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पॉपुलेशन डेंसिटी का। पॉपुलेशन डेंसिटी बेसिकली इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जनसंख्या दर, ठीक है। कि किस तरह मतलब कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर पॉपुलेशन फैली हुई है। एक एग्जांपल जैसे हम इंडिया का बना के लेते हैं कि इंडिया के अंदर मान लो पूरी कंट्री की पॉपुलेशन की बात मैं अलग करता हूँ। पूरी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो समथिंग 130 करोड़ के अप्रॉक्स मान लो इतनी है ना, पूरी कंट्री की पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब कि अगर हम देश के अंदर जो पूरी पॉपुलेशन है, अगर मैं इसको कंप्लीट एरिया से, कंट्री के कंप्लीट एरिया से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास पॉपुलेशन डेंसिटी आती है। कहने का मतलब कि मेरे पास 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब कि देश का पूरा एरिया, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि कंट्री का एरिया जो है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर है, एरिया ऑफ कंट्री। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कंट्री का जो एरिया है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर है, एक एग्जांपल लिया है सिर्फ, ठीक है। और टोटल पॉपुलेशन जो देश के अंदर रहती है, मान लो 1,50,000 है। टोटल पॉपुलेशन मान लो कितनी है देश के अंदर? 1,50,000, ठीक है। हमको निकालना है क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी किस तरह निकालेंगे? टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे किससे? कंट्री के टोटल एरिया से, ठीक है ना। कहने का मतलब कि 1,50,000 डिवाइड बाय 100, तो 100 0 गया, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितना आ गया? 1500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं? 1500 लोग रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप जहाँ पे भी हो अभी, उससे आप क्या करो, 1 किलोमीटर सीधे जाओ, फिर 1 किलोमीटर मुड़ो, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर। इस तरह का क्या है, 1 किलोमीटर का अगर आप एक स्क्वायर बनाते हो, 1 किलोमीटर का इस तरह स्क्वायर बनता है, तो केवल पर्टिकुलर इस तरह के स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? इतने रीजन में, इतने एरिया में कितने लोग रहते हैं? 1500 लोग रहते हैं। तो इसको बोला जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। ये केवल एक हमने एग्जाम्पल लिया है। देश की आबादी अलग है, देश का एरिया अलग है, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे पुट करके इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका पॉपुलेशन डेंसिटी का है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनका
असर पड़ता है इसके ऊपर, पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर। किन किन कारणों से किसी किसी जगह पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है और किसी किसी जगह पे पॉपुलेशन डेंसिटी एकदम कम होती है। हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा कि एशिया जो है बेटा, एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि एशिया की पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या होनी चाहिए, एक तरह से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे जिनका असर इसके ऊपर पड़ता है पॉपुलेशन डेंसिटी। नोट कर लो इसको जल्दी से। तो देखिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन के ऊपर असर डालते हैं। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर हमारे पास आता है, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो दो टाइप्स में आपके सिलेबस में इनको डिवाइड कर रखा है। एक है ज्योग्राफिकल फैक्टर और दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल फैक्टर के अंदर भी इसके कुछ सब पार्ट्स हैं, तो वो सब पार्ट्स अपन पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला है अपना ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, है ना। ऐसा हम सब जानते हैं कि वाटर इज़ मोस्ट यूजेबल रिसोर्स, सबसे ज़्यादा काम में आता है ना। और वेरियस पर्पस में, वेरियस पर्पस मीन्स अगर हम बात करते हैं जैसे अपने घरों में ड्रिंकिंग के पर्पस से काम में आता है ना, डोमेस्टिक यूज़ में काम में आता है, मतलब घरेलू काम जो भी होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम में आता है। ठीक है, और पानी कहाँ पे काम में आता है, सबसे इम्पोर्टेंट देखो एग्रीकल्चर में भी तो काम में आता है ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखो, बहुत सारे काम दिन भर के ऐसे हैं जो पानी के बिना पूरे नहीं हो पाते, तो वाटर की नीड बहुत ज़्यादा है। इसलिए यही एक रीज़न है कि जहाँ जहाँ पे रिवर वैलीज़ ज़्यादा हैं, जहाँ जहाँ पे रिवर वैलीज़ ज़्यादा है उस जगह पॉपुलेशन आपको ज़्यादा मिलेगी। इसका एग्ज़ाम्पल आप इंडिया से ले सकते हो और वर्ल्ड की बहुत सी ऐसी जगह है। जैसे मैं बात करता हूँ नाइल रिवर जो है, नाइल रिवर, इसके पास में नाइल नदी जो कि इजिप्ट में बहती है, इस नदी के पास में सिविलाइजेशन, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो इस रिवर में, इस रिवर के आसपास दिखी। दूसरी बात करें इंडस रिवर जो कि इंडिया की बड़ी नदी है, सिंधु घाटी सभ्यता भी उसी रिवर के आसपास पनपी थी। और हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता था जिसको हम बोलते थे इंडिया में क्या, मगध। तो मगध जिस पे चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य चला था, तो मगध जो था बेटा ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक राज्य था। तो मेनली जहाँ पे बेटा वाटर अवेलेबिलिटी है, फैसिलिटीज़ है, उस जगह पे हम क्या कहेंगे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, इसको नोट कर लो। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अपना अगला टॉपिक है क्या, लैंडफॉर्म। वाटर अवेलेबिलिटी लिख लो, लिखो जल्दी लिखो। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा लैंडफॉर्म। नेक्स्ट फैक्टर अपना ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में लैंडफॉर्म। तो लैंडफॉर्म मतलब कि ज़मीन कैसी है। ठीक है, जनरली क्या होता है बेटा, लोग फ्लैट प्लेन एरिया जो होता है ऐसी जगह पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और जेंटल स्लोप, जेंटल स्लोप मतलब ढलान ज़्यादा तीखी नहीं होनी चाहिए। पहाड़ों की ढलान देखो दो तरीके से आपको देखने को मिलेगी। एक तो क्या होता है एकदम खड़ी ढलान होती है, ऐसी जगह पे तो कोई रहना पसंद नहीं करेगा, है ना, क्योंकि सुबह सुबह पता चले घर स्लिप होके रात में ऊपर बनाया था और सुबह कहाँ मिले, नीचे मिले, है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो जेंटल स्लोप कैसी होती है बेटा, एकदम इस तरह की एकदम ग्रेजुअल। ऐसी जगह पे तो फिर भी लोग रह सकते हैं, ऐसी ढलान पे तो रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है ऐसे में। ठीक है, तो जनरली लोग क्या है फ्लैट प्लेन और जेंटल स्लोप वाला एरिया ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, प्लेन एरिया क्यों प्रेफर करते हैं, उसके पीछे एक और रीज़न है कि ये जो प्लेन एरिया है बेटा ये सूटेबल है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, खेती अच्छी हो सकती है इस जगह पे। दूसरी चीज़ बात करूँ तो यहाँ पे बेटा ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क बहुत अच्छा बन सकता है, मतलब रेलवे लाइन, रोडवे, ये सब सही तरीके से कवर किया जा सकता है इसमें। प्लेन एरिया में ये काम पॉसिबल है ना। और प्लेन एरिया में क्या है, रिवर्स की फैसिलिटी भी अच्छी रहती है, वाटर फैसिलिटी भी अच्छी रहती है। इसलिए हम बात करेंगे कि मेनली ज़्यादातर जो पॉपुलेशन जो है वो प्लेन एरिया में रहना पसंद करती है। और इसका एग्जाम्पल है इंडिया में गंगा का, नॉर्दर्न गंगा प्लेन एरिया जो है उसमें स्पेशली अगर मैं बात करूं तो यूपी जो है, उत्तर प्रदेश, इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। उसके पीछे रीज़न ही यही है कि वहाँ से रिवर फ्लो करती है, वो प्लेन एरिया है, वहाँ पे अच्छा रोड नेटवर्क और रेल नेटवर्क अच्छा है। दूसरी बात करें तो प्लेन एरिया में दो और स्टेट आते हैं अपने, वेस्ट बंगाल और बिहार।
इन दोनों की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है देश में। तो इसके पीछे भी रीज़न, यही सारे रीज़न हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि माउंटेनियस एरिया जो होता है ये पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं होता। ये मैं आपको बता चुका हूँ, पहाड़ी इलाकों में जनरली लोग रहना पसंद नहीं करते। और क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ का अभाव है, मतलब फैसिलिटीज़ की क्या है, कमी है। जैसे बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो है वो माउंटेनियस एरिया में क्या होता है, अच्छा कवर नहीं हो पाता, ठीक है। दूसरी बात करें तो यहाँ पे बेटा वाटर की भी थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स रहती है, क्योंकि जनरली यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर्स मिलते हैं। तो ग्लेशियर्स को तो आप यूज़ में नहीं ले सकते, आपको क्या चाहिए, मेल्ट फॉर्म में जो पानी है उसका आपको काम में लेना है, ठीक है ना। तो ये सारी समस्याएं हैं अपने पास माउंटेनियस एरिया में, इसलिए ये जो रीजन है ज़्यादा सूटेबल नहीं है पॉपुलेशन के लिए। और इसका उदाहरण, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश बेटा इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी देश में सबसे ज़्यादा कम है। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी केवल कितनी है, अप्रॉक्स 17 के आसपास है ना। और सिक्किम एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंडिया में जिसकी आबादी देश में सबसे कम है, सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम में है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये कुछ बातें हैं, जैसे प्लेन एरिया में पसंद करते हैं, माउंटेनियस में नहीं करते। ये आपसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं कि प्लेन एरिया को क्यों प्रेफर करते हैं लोग, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका रीज़न आपको यही सारे देने हैं कि प्लेन एरिया सूटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा होता है, वाटर फैसिलिटीज़ अच्छी होती है, मिनरल्स भी अच्छे मिलते हैं वहाँ पे। और माउंटेनियस एरिया के आपको जो भी नेगेटिव पॉइंट्स बनते हैं वो सब आपको लिखने हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका एक दूसरा फैक्टर, क्या, लैंडफॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे, अभी इसको नोट करो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले फैक्टर की, और नेक्स्ट फैक्टर है हमारा क्लाइमेट, ठीक है। अब तक हमने दो फैक्टर पढ़े, एक तो वाटर फैसिलिटी होना और दूसरा जो पढ़ा वो था लैंडफॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर, थर्ड फैक्टर जो अपना है वो है क्लाइमेट। देखो किसी भी रीजन में बेटा आप ऐसी जगह रहना पसंद नहीं करोगे जहाँ पे या तो ज़्यादा गर्मी हो या फिर ज़्यादा ठंड हो, है ना। डेजर्ट एरिया हो गया या फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गए, आप ऐसे रीजन्स में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे। तो एन एक्सट्रीम क्लाइमेट आर अनकम्फर्टेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, मतलब कि या तो एकदम कोल्ड क्लाइमेट हो या फिर एकदम हॉट क्लाइमेट हो, तो ऐसा क्लाइमेट इंसान के हैबिटेशन के लिए, रहने के लिए अनकम्फर्टेबल माना जाता है। नेक्स्ट बात करें, ऐसा एरिया जहाँ पे सीजनल वेरिएशन कम हो, जहाँ पे सीज़न में चेंजेस कम हो, ऐसी जगह पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ठीक है। क्योंकि लोगों को सीज़न में ज़्यादा चेंजेस पसंद नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप कहीं पे रह रहे हो और वहाँ पे अचानक से क्या हो जाए, एकदम तेज़ बारिश और अचानक से धूप, फिर अचानक से बारिश, फिर अचानक से धूप। अगर इस तरह का चेंजेस, और ऐसा होता है कि 2 महीने सर्दी पड़ी, फिर 5 महीने गर्मी, फिर वापस 1 महीने वापस सर्दी आ गई। अगर इस तरह के वेरिएशंस आते हैं तो इंसान अपनी कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाता, उसको दिक्कतें आती हैं बहुत से काम करने में। तो सीजनल वेरिएशन जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वहाँ पॉपुलेशन कम होती है, और जहाँ कम होते हैं सीजनल वेरिएशन, मतलब सीज़न में चेंजेस कम होते हैं, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। और बात करते हैं ऐसी जगह जहाँ पे बारिश बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अमेज़ॉन के जो जंगल हैं, अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी जगह भी आपको पॉपुलेशन बहुत कम मिलेगी, ठीक है। जनरली लोगों को एक मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, ज़्यादा बारिश भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पूरे दिन क्या स्विमिंग करते हुए पूरा दिन बिताना पड़े, ऐसी फीलिंग भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे बारिश बिल्कुल ही नहीं होती, जहाँ पे बारिश बिल्कुल ही नहीं होती, ऐसी जगह भी लोगों को रहना पसंद नहीं है, ठीक है। एक सी है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी बेटा एक ऐसी जगह है जहाँ पे सदियों से, बहुत लंबे समय से, जहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत प्लीजेंट रहा है। प्लीजेंट मतलब बहुत अच्छा रहा है, बहुत शांत रहा है, वहाँ ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। तो ऐसी जगह पे क्या है, पॉपुलेशन बहुत लंबे समय से बसती आ रही है, देखा गया है ऐसी जगहों को ज़्यादा पॉपुलेशन कवर करते हुए, ठीक है ना। तो ये है अपना नेक्स्ट फैक्टर है क्लाइमेट, इसको नोट कर लो जो जो बातें हैं, फिर नेक्स्ट आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट बेटा देखते हैं, नेक्स्ट फैक्टर है अपना सॉइल। ठीक है, तो सॉइल क्या है, देखिए जिस जगह पे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल मिलेगी, ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मिलेगी, उस जगह पे क्या होगा, एग्रीकल्चर ज़्यादा होगी। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़, एलाइड एक्टिविटीज़, मतलब कि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़, वो भी उस जगह पे ज़्यादा परफॉर्म की जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब लोगों को क्या मिलेगा, एक ऑक्यूपेशन मिलेगा, एक व्यवसाय मिलेगा, एक काम मिलेगा। और अगर कहीं पे लोगों को ऑक्यूपेशन मिलता है तो इसका मतलब वो जगह पॉपुलेशन के लिए अच्छी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिस जगह पे फर्टाइल सॉइल ज़्यादा है उस जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। और बहुत सी सॉइल ऐसी भी होती है बेटा जिनमें मिनरल्स मिलते हैं, तो जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं उस जगह भी आपको ज़्यादा पॉपुलेशन कवर मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स थे जो हमने सारे पढ़े। एक बार बता देता हूँ दोबारा, एक है वाटर अवेलेबिलिटी, दूसरा है लैंडफॉर्म, तीसरा है क्लाइमेट, चौथा है सॉइल। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स की, पर वो अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप किताब से पढ़ें, सस्पेंस रखें और जल्दी जल्दी फीस भर के स्कूल आएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब तक हमने जो देखा था वो सारा क्या था, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ठीक है, अब अपना अगला टॉपिक आएगा क्या, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। मतलब कि पॉपुलेशन के ऊपर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे असर पड़ता है। तो कल तक हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देख लिए थे, आज हम नए लेक्चर में इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर जिसकी मैं बात करता हूँ वो है मिनरल्स। देखिए, जिस जगह पे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं उस जगह पे हम मानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ भी उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, और जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ अट्रैक्ट होंगी उस तरफ एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा बनेगा। और एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज़ को लेने के लिए एक तरह से जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं या फिर लेबर्स हैं वो सब इंडस्ट्रियल एरियाज़ की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो इस वजह से ऐसी जगह पे जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं या फिर ये कह लो जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा हैं उस जगह पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मिनरल्स एक फैक्टर आ जाता है जो पॉपुलेशन के ऊपर असर डालता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है अपना अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में क्या है, देखो अर्बन वर्ड का मतलब होता है शहर और अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरीकरण। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बात करते हैं कि बड़े बड़ी सिटीज़ जो हैं ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ ऑफ़र करती हैं लोगों को, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ की हम बात करें तो ये सब सिटीज़ में अपने को देखने को मिलेंगी अच्छी। तो इस वजह से क्या होता है कि रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं वो जनरली क्या करते हैं, शहरों की तरफ मूव करते हैं फैसिलिटीज़ के लिए। ठीक है, तो इसलिए रूरल अर्बन माइग्रेशन होता है और इसी वजह से सिटीज़ जो है उनमें पॉपुलेशन बढ़ती है और सिटीज़ की साइज़ भी क्या होती है, धीरे धीरे शहर बढ़ते जाते हैं, शहरों का एक्सपेंशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो ये दो टॉपिक है, फटाफट नोट कर लो, फिर उसके बाद आएंगे अपने नेक्स्ट पे जिसका नाम क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं अपने इकोनॉमिक फैक्टर्स में। नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो जिस तरफ इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होती हैं उस तरफ क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल बेल्ट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इससे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं उस तरफ। इसका एक एग्जांपल है, जापान में एक इंडस्ट्रियल बेल्ट एक मतलब रीजन बना रखा है शहरों के बीच में, कोबे ओसाका रीजन, ये जापान का इंडस्ट्रियल बेल्ट है। इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर ख़त्म, ज्योग्राफिकल फैक्टर ख़त्म। नेक्स्ट हम आते हैं सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स के ऊपर। देखो जनरली ऐसे रीजन्स जहाँ पे रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं है या फिर कल्चरल डिफरेंसेस नहीं है, ऐसी जगह पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, लोग जनरली जिस जगह पे जहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट या फिर कल्चरल अनरेस्ट या फिर रिलीजियस अनरेस्ट, जहाँ पे दंगे फसाद होते हैं, धर्म को लेके लड़ाई झगड़े चलते हैं, ऐसी जगह पे पॉपुलेशन कभी रहना पसंद नहीं करती। ठीक है, तो सोशल और कल्चरल फैक्टर्स इस तरह एक तरह से पॉपुलेशन के ऊपर असर डालते हैं। सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंसेस। मतलब कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है क्योंकि उस जगह पे हर धर्म के लोग और हर कल्चर के लोगों को जगह मिलती है, पीसफुली वो रह पाते हैं।
पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम प्लेसेस वेयर देयर इज सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। मतलब जिस जगह पे सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट की स्थिति होती है, जहाँ पे सामाजिक और राजनीतिक तौर पे समाज में एक तरह से अनरेस्ट बना रहता है, मतलब कि लड़ाई झगड़े चलते हैं, शांति नहीं रहती, उस जगह पे लोग रहना पसंद नहीं करते। ठीक है, ये पूरा अपना सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स के बारे में है, और इसके एग्जांपल आप आए दिन प्रैक्टिकल मैनर में भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, उससे पहले इसको छाप लो जल्दी से। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ की। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ में अपने पास क्या आता है, देखो पिछले हम चेक करते हैं, जैसे इंडिया की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में पॉपुलेशन में कितना बदलाव आया है, पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है या कितनी गिरी है, एक तरह से वो पॉपुलेशन चेंज माना जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ द टेरिटरी। मतलब किसी भी टेरिटरी, किसी देश के अंदर रहने वाले लोग, इनहेबिटेंट मतलब कि रहने वाले लोग जो हैं उनमें कुछ चेंज आया है जैसा भी, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। ऐसा नहीं है कि देश के अंदर जब मूड किया, जब गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन काउंटिंग शुरू कर दी, नहीं। गवर्नमेंट ने एक फिक्स टाइम पीरियड कर रखा है। सेंसस होता है हमारे देश में हर 10 साल के गैप में। ठीक है, लास्ट सेंसस जो हुआ वो 2011 का हुआ है। तो अभी तक हम जो डेटा पढ़ेंगे बुक के अंदर इस चैप्टर में आगे, वो सारे 2011 के पढ़ेंगे। ठीक है, 2021 का सेंसस अभी आया नहीं, जो आएगा उसको बाद में पब्लिश किया जाएगा और तब बाद में पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। 2 तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ को मेज़र किया जाता है। एक तो आप इसको नंबर के फॉर्मेट में मेज़र कर सकते हो, और दूसरा आप परसेंटेज के फॉर्मेट में मेज़र कर सकते हो। तो नंबर और परसेंटेज के फॉर्मेट में कैसे मेज़र करते हैं, इसका एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता देता हूँ। आप एक बार ये वो जो साइड है इसको नोट कर लो, फिर हम आपको एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। ठीक है, देखो बेटा, एब्सोल्यूट ग्रोथ और दूसरी है रिलेटिव ग्रोथ बोल लो या फिर परसेंटेज ग्रोथ बोल लो, इन दोनों को कैसे मेज़र किया जाता है। मान लीजिए किसी भी कंट्री में, किसी कंट्री की अगर मैं बात करूं, कहीं पे पॉपुलेशन है 2001 में, मान लो इंडिया की पॉपुलेशन, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, 2001 में मान लो इंडिया की पॉपुलेशन थी 10,000। ठीक है, अब ये पॉपुलेशन 2011 में अगर मैं मानूं कुछ इंक्रीज़ हो गई, 2011 में ये पॉपुलेशन हो गई 15,000 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 तरीके की ग्रोथ को 2 तरीके से मेज़र करना है, मतलब इसको, एक तो एब्सोल्यूट ग्रोथ और एक परसेंटेज ग्रोथ। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ तो क्या होता है कि जो अभी इनिशियल ईयर है 2011, इसके डेटा को 2001 से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो जो ग्रोथ आएगी वो आएगी अपनी एब्सोल्यूट ग्रोथ। इट मीन्स कि नंबर के फॉर्मेट में जो ग्रोथ चाहिए वो आ जाएगी हमारे पास कितनी, 5000। ठीक है, ये तो नंबर के फॉर्मेट में है ग्रोथ बेटा, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। नेक्स्ट बात करता हूँ परसेंटेज ग्रोथ की। मतलब आपको ये निकालना है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। तो परसेंटेज निकालनी है, तो जो ग्रोथ आया है आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ को आप प्रीवियस डेटा से डिवाइड करो। प्रीवियस डेटा मतलब कि 2001 का जो डेटा है यहाँ पे, जैसे इससे डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। इट मीन्स आपको कितना परसेंट बढ़ा है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, आपको ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है, 5000, और प्रीवियस डेटा कितना है अपना 10,000 है 2001 का। इसमें आपको परसेंटेज निकालनी है 0000, तो कितना बढ़ा, 50% इसमें इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये है हमारे पास परसेंटेज ग्रोथ, इसको बोलते हैं, और जो नंबर्स में हमारे पास डेटा आया है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। तो 2 तरीके से पॉपुलेशन निकाली जाती है। अब ऐसा देखो, एक चीज़ समझो कि अगर एब्सोल्यूट ग्रोथ हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि परसेंटेज ग्रोथ हमेशा यूनिफॉर्म हो। यहाँ पे जैसे अभी 2001 से 2011 तक 5000 लोग बढ़े। अब 2021 का अगर मैं डेटा लेता हूँ अगर, तो 2021 में मान लो 15,000 से कितने हो गई है, 16,000 हो गए मान लो। तो अब एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है, 1000 है। अब एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है, 1000 है। अब इससे आप परसेंटेज ग्रोथ निकालोगे तो प्रीवियस ईयर का डेटा रखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब कि परसेंटेज ग्रोथ भी क्या होगी, चेंज होगी। तो परसेंटेज ग्रोथ क्या होती है बेटा, हमेशा क्या होती है, यूनिफॉर्म
नहीं मिलती आपको देखने को, ऐसे ज़्यादातर टाइम तो हम यही देखते हैं, ठीक है। और एब्सोल्यूट ग्रोथ भी आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी बहुत से टाइम, ठीक है। ये दो तरीके हैं अपने पास। अच्छा, पॉपुलेशन चेंज, जब हम पॉपुलेशन चेंज को स्टडी करते हैं तो बेसिकली पॉपुलेशन चेंज क्यों स्टडी की जाती है, इसके पीछे रीज़न है। पॉपुलेशन चेंज किस चीज़ को इंडिकेट करता है एक कंट्री के अंदर, किस चीज़ को शो करता है, वो है अपने पास पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर पॉपुलेशन बढ़ी है या गिरी है, कुछ भी हुआ है, तो उससे इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, चीज़ें कितनी महंगी होगी, कितनी डिमांड बढ़ेगी चीज़ों की, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं किस में आता है, किसकी वजह से होता है, ये सारा पॉपुलेशन चेंज की वजह से। आबादी बढ़ती है तो बेटा डिमांड भी बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो इससे इकोनॉमी के ऊपर भी असर पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉपुलेशन चेंज से और क्या होता है, सोशल अपलिफ्टमेंट होता है। देखो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, डिमांड बढ़ेगी, लोगों को कहीं ना कहीं जॉब देनी पड़ेगी, और जॉब अगर लोगों को जॉब मिल भी जाती है तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंज आता है। हमें पॉपुलेशन चेंज में केवल यही नहीं पढ़ना कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है या कितनी घटी है, हमें उसके अंदर ये भी पढ़ना है कि उस पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लिटरेट हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो 1 से 18 साल की उम्र के हैं, कितने ऐसे हैं जो 18 ईयर्स से अबव हैं, कितने ऐसे हैं जो 60 ईयर्स से अबव हैं। ये सारा डेटा हम पॉपुलेशन चेंज में स्टडी करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं सोशल अपलिफ्टमेंट के ऊपर भी असर पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड किसी रीजन का, किसी कंट्री का, ये पता चलता है पॉपुलेशन चेंज होने से, ठीक है। तो बेसिकली पॉपुलेशन चेंज जो है ये 3 चीज़ों को इंडिकेट करती है, तो इसलिए हमें पॉपुलेशन चेंज पढ़ना ज़रूरी है। अब नोट कर लो ये सारी राम कथा जो भी है फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है ना। जब हम पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे बात करते हैं ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ रेट क्या होता है कि पॉपुलेशन में कितना चेंज आया है, उसको हम परसेंटेज की फॉर्म में जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल ग्रोथ मतलब ये एक्चुअली ऐसी ग्रोथ है जिसको आप रोक नहीं सकते एक तरह से, तो ये है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, इसको बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये प्रकृति के द्वारा है, एक तरह से प्राकृतिक है, ठीक है। एक्चुअल ग्रोथ के अंदर आपके पास ऐसी चीज़ आ जाती है जिसको आप रोक सकते हो, लाइक इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन। इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन क्या होता है बेटा, इन माइग्रेशन मतलब दूसरे जगह से कोई लोग आपके देश में आते हैं तो इसको बोलते हैं इन माइग्रेशन। आउट माइग्रेशन मतलब आपके देश से कुछ लोग जो बाहर दूसरे देश में जाते हैं, इसको बोलते हैं आउट माइग्रेशन। तो जब हम नेचुरल ग्रोथ में माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट को जब हम ऐड कर देते हैं, जब हम नेचुरल ग्रोथ में माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, ठीक है। तो अब देखो इसमें भी बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ में भी 2 तरीके की ग्रोथ यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, एक है पॉजिटिव ग्रोथ, एक है नेगेटिव ग्रोथ। पॉजिटिव ग्रोथ की अगर बात करूँ, पॉजिटिव ग्रोथ जब होती है जब बर्थ रेट ज़्यादा हो डेथ रेट से, ठीक है। जब जन्म दर मृत्यु दर से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब देश में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन जब मृत्यु दर मतलब कि डेथ रेट जो है ये बर्थ रेट से ज़्यादा हो तो इसका मतलब पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टडी करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो लॉजिकल हो, ठीक है। केवल अपने लॉजिक बना के याद करना है, लिख लो जल्दी से। चलो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ कंपोनेंट की बात करते हैं। पॉपुलेशन चेंज में 3 मेजर कंपोनेंट हैं जिनको स्टडी किया जाता है, एक है बर्थ, दूसरा डेथ एंड थर्ड वन इज माइग्रेशन। बर्थ में भी हम लोग क्या चेक करते हैं बेटा, बर्थ के अंदर हम CBR चेक करते हैं, ठीक है। CBR क्या है, क्रूड बर्थ रेट। इसमें क्या होता है बेटा कि देश में पर 1000 पॉपुलेशन पे कितने बच्चों का जन्म हुआ है उसको बोला जाता है क्रूड बर्थ रेट, ठीक है ना। देख लो, इट इज़ एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 पॉपुलेशन, मतलब एक साल के अंदर कितने बच्चों का जन्म हुआ है 1000 पॉपुलेशन पे, उसको बोला जाता है क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट को मेज़र करने का तरीका BI/P × 1000, यहाँ पे BI जो है ये डिनोट करता है
कि लाइव बर्थ कितने हैं एक साल के अंदर, एक साल के अंदर कितने बच्चों का जन्म हुआ है, अपॉन पी क्या है, ये मिड ईयर पॉपुलेशन है, जिस रीजन का आप क्रूड बर्थ रेट निकाल रहे हो उस रीजन की। मिड ईयर पॉपुलेशन मतलब कि एक साल में से 6 महीने बाद हम चेक करेंगे देश की आबादी कितनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से। इसमें जो भी डेटा आएगा अपने पास वो क्रूड बर्थ रेट का होगा, ठीक है। चलो इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कुछ डेटा वेटा लेके कुछ एग्जाम्पल छोटा सा, ठीक है। इस चीज़ को तो नोट कर लिया होगा आपने, होशियार बच्चे हैं वैसे सारे। चलो अब इसमें क्रूड बर्थ रेट जैसे निकालनी है अपने को। लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, लाइव बर्थ मतलब एक साल के अंदर मान लो कितने बच्चों का जन्म होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, कितने बताऊँ, वही छोटा मोटा एग्जांपल ले लेते हैं। 10,000 बच्चों का जन्म हुआ मान लो एक साल के अंदर, मान लो कि 10,000 बच्चों का जन्म हुआ। BI अपने पास BI कितना है, 10,000 है ना। बड़ा इजी एग्जांपल लेके समझाना है अपने को, ज़्यादा नहीं। मिड ईयर पॉपुलेशन किसी रीजन की, जैसे आप जयपुर की बात कर रहे हो, जयपुर में बात करते हैं हम, है ना। जयपुर में क्या चल रहा है कि मान लो 10,000 बच्चों का जन्म हुआ है एक साल के अंदर, और जयपुर की मिड ईयर पॉपुलेशन मतलब जिस साल का डेटा आप चेक कर रहे हो उस साल में मिड ईयर पॉपुलेशन जयपुर की कितनी माने हम, 2 लाख मान लेते हैं, सही है। 2 लाख हम जयपुर की मिड ईयर पॉपुलेशन मान लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, ये है P, ठीक है। हमको क्या निकालना है, क्रूड बर्थ रेट निकालनी है जयपुर में, CBR निकालनी है। तो CBR निकालने का बड़ा इजी मेथड आपको बता ही रखा है कि 10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू क्या करोगे 1000, ठीक है। 3 0 से 3 0, 2 0 से 2 0, तो क्रूड बर्थ रेट कितनी आ गई 100, क्या कोई यूनिट नहीं है इसकी, ठीक है ना। सीधा 100 लिखोगे बस, ये नंबर्स में मेज़र की जाएगी एक तरह से, ठीक है। तो CBR अपने पास कितना आ गया 100। इसी तरह आप क्या निकाल सकते हो बेटा, क्रूड डेथ रेट भी निकाल सकते हो, CDR निकालना बता देता हूँ आपको। CDR होता क्या है उसको भी साथ साथ नोट कर लो, ठीक है। जैसे क्रूड बर्थ रेट पढ़ा हमने वैसे के वैसे बिल्कुल सेम CDR होता है। तो देखो क्रूड डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ पीपल डाई इन पर 1000 पॉपुलेशन, मतलब 1000 लोगों पे कितने लोगों की डेथ होती है एक साल के अंदर, पर 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर। इसको बोला जाता है क्रूड डेथ रेट, ठीक है, CDR, ठीक है। अगर हम क्रूड डेथ रेट यहाँ पे मेज़र करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल बर्थ रेट जैसा ही है, ठीक है। तो CDR को मेज़र करने का फॉर्मूला देखो, ऊपर वहाँ पे हमने लाइव बर्थ रखे थे, यहाँ पे हम रखेंगे डेथ इन अ ईयर, ठीक है। एक साल के अंदर कितनी डेथ हो जाती है वो लिखेंगे, अपॉन P मतलब मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी है किसी रीजन की, जिस रीजन की आप क्रूड डेथ रेट निकाल रहे हो उस जगह की मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी है, और पर 1000 के ऊपर निकाल रहे हो तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, क्रूड डेथ रेट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। ये दोनों फैक्टर्स क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन चेंज के ऊपर इफेक्ट करेंगी, क्योंकि हम एक तरह से हम बर्थ रेट को ही मेज़र कर रहे हैं इनडायरेक्टली, कि कितने लोगों का, कितने बच्चों का जन्म हो रहा है राज्य के अंदर, देश के अंदर या किसी रीजन के अंदर, ठीक है। ऐसे ही हम डेथ रेट को भी मेज़र करेंगे, ठीक है। देखो इनको मेज़र करने का रीज़न क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम डेथ रेट मेज़र करते हैं तो डेथ रेट के पीछे के हम कारण भी जानते हैं। जब डेथ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ बनता है तो उसमें क्या होता है, रीज़न मेंशन होता है कि किस वजह से इसकी डेथ हुई है, ठीक है ना। तो इससे गवर्नमेंट के पास क्या होता है, रिकॉर्ड होता है कि कौन सी बीमारी से लोगों की ज़्यादा डेथ हो रही है। तो इससे गवर्नमेंट क्या करती है, अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को उसी डिजीज़ के पीछे लगा देती है जिससे वो बीमारी खत्म हो और डेथ रेट के अंदर कुछ सुधार आए, ठीक है। सुधार इन द सेंस डेथ रेट कम हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्या है, इसलिए ज़रूरी होती है बर्थ रेट और डेथ रेट निकालना देश में, ठीक है। नोट कर लो फटाफट जल्दी से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं माइग्रेशन के ऊपर। चलिए बेटा, तो ये 2022 बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको आपको, ठीक है, याद करना है और समझना है।
चलिए कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज की बात करते हैं अपने यहाँ पे। बेसिकली अपन 3 कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे थे, एक बर्थ हो गया था, एक डेथ रेट हो गया था और एक तीसरा था माइग्रेशन, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा माइग्रेशन, फिर से रिपीट कर दूँ, 2022 बोर्ड में आने वाला टॉपिक है, ठीक है। माइग्रेशन क्या है बेटा? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो माइग्रेशन में बेसिकली हम 2 की टर्म्स पढ़ते हैं, एक तो होता है प्लेस ऑफ ओरिजिन और एक होता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। प्लेस ऑफ ओरिजिन मतलब जहाँ से पर्सन मूव किया है, जहाँ से पर्सन मूव किया है, और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन मतलब जिस जगह पर्सन गया है उस जगह को बोलते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। माइग्रेशन बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक है इमिग्रेशन, दूसरा है एमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब है माइग्रेंट हु मूव इनटू न्यू प्लेसेस, ऐसे माइग्रेंट्स जो किसी नई जगह पे एक्सप्लोर करने जाते हैं उनको बोलते हैं इमिग्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? इमिग्रेशन। एमिग्रेशन क्या है? माइग्रेंट हु मूव आउट ऑफ प्लेस, मतलब किसी जगह से बाहर परमानेंट चले जाएं, ठीक है, उस जगह को, उन लोगों को हम बोलते हैं एमिग्रेंट्स, और उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? एमिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। 2 फैक्टर्स हैं बेटा जो माइग्रेशन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, एक तो है अपने पास पुश फैक्टर, एक है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर देखो शब्द से ही पता चल रहा है, पुश का मतलब होता है किसी को धकेलना बाहर की तरफ, और पुल का मतलब होता है किसी को अंदर की तरफ खींचना। तो पुश फैक्टर मतलब ऐसे कुछ फैक्टर्स जो किसी इंसान को मजबूर कर दे देश छोड़ के जाने के लिए। जैसे किसी जगह पे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एक तरह से अनरेस्ट की सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पे सोसाइटी के अंदर, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोई इंसान मजबूरन किसी रीजन को छोड़ के चला जाता है, जाना पड़ता है उसको। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो पुश फैक्टर में काउंट होते हैं। नेक्स्ट बात करूँ पुल फैक्टर। पुल फैक्टर ये वो फैक्टर हो गए जिनसे किसी पर्सन को अट्रैक्ट किया जाता है किसी रीजन के पास, मतलब खींचा जाता है अपनी तरफ एक तरह से। तो ये फैक्टर्स वो हो गए, लाइक ऐसी जगह आप काउंट कर लो जहाँ पे पॉवर्टी ना हो, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छी हो, जहाँ पे लिटरेसी अच्छी हो, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो जेंडर रिलीजन इन बेसिस पे। तो ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? अपने पुल फैक्टर में काउंट किए जाते हैं। तो ये बातें आपको ज़्यादा देखो बुक में से लर्न करने लायक ऐसा कुछ नहीं है, आपको बना के इसमें से अपनी बातें लिखनी है, ठीक है। तो ये सारा है आपका कॉन्सेप्ट इसका माइग्रेशन। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। मिलेंगे बेटा अगले लेक्चर में, ठीक है। अब आप रेडी हो जाइए किसके लिए? पॉलिटिकल साइंस की क्लास के लिए। थैंक यू सो मच।